हम्म, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं महेश पाल आपका स्वागत करता हूं फिटनेस मैनिया पर। उम्मीद है आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट है जो कि कोविड 19 के ट्रीटमेंट लिस्ट से रिमूव कर दिए गए हैं, जो कि बहुत पहले क्या था, बहुत ज़्यादा चलन में थे और बहुत ज़्यादा डिमांड में थे, जिसकी वजह से इनकी ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी किस तरीके से काम करती है और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा ट्रीटमेंट करते में यूज़ करनी चाहिए। इसके लिए मैं एक टर्म यूज़ करूंगा, दैट इज द कॉन्वलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी। अब एक चीज़ ये समझिए कि थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट हुआ। आप किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करें, यहाँ पर ये जो बात हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लाज्मा से ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिफोर गोइंग टू द ट्रीटमेंट आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा क्या होता है। तो सबसे पहले मेरा जो फोकस रहेगा वो मेरा फोकस रहेगा प्लाज्मा पर, राइट। तो जरा समझिए चीज़ों को, इस तरीके से देखिए। जैसे अपने पास में ब्लड है, राइट। ब्लड क्या होता है, ह्यूमन ब्लड जो होता है ये एक सॉल्यूशन की तरह है। मीनवाइल इट इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। पर आप इसको किस तरीके से समझें कि ब्लड जो है, ब्लड में कई सारे कंपोनेंट्स हैं, राइट। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिहाज से मैं इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहूंगा। ब्लड के आपने दो कंपोनेंट्स करे, एक तो रहा सॉलिड पार्ट और एक रहा ब्लड में लिक्विड पार्ट, राइट। ब्लड का जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें आते हैं ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स, राइट। एंड ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट इज कंस्टिट्यूटेड बाय प्लाज्मा। ब्लड के अंदर में ब्लड के सेल्स को छोड़कर जो भी लिक्विड पार्ट है वो सारा का सारा क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा में कई सारी चीजें होती हैं। मीनवाइल मैं इन सारी चीजों को क्या है डिस्कस करता हुआ चलूंगा। जैसे कि ब्लड सेल्स के या ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में बात करें तो ये जो पूरा पोर्शन होता है ये ब्लड का 45% तक का हिस्सा हुआ, एंड दिस कंस्टिट्यूट 55% पार्ट ऑफ द ब्लड। अभी जो ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, ब्लड में जो सेल्स है, तीन तरीके के सेल्स रहे, RBCs, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। और ये जो लिक्विड पार्ट रहा, ये जो 55% पार्ट रहेगा ब्लड का, जिसको कि हमने प्लाज्मा बोला है, इसमें भी दो चीजें रहती हैं। प्लाज्मा के 55% के हिसाब से इसमें 92% तक इसमें क्या रहता है, वाटर रहता है। बाकी का रेस्ट 8 to 10% में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रहेंगे। अब जरा इन चीज़ों को समझिए कि ये ऑर्गेनिक और मीनवाइल हमारा फोकस जो रहेगा वो ज़्यादा इसी प्लाज्मा वाले पोर्शन पे रहेगा। इस चीज़ को तो हम एक एक लाइन में इनको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे समझिए आरबीसीज जो है, आरबीसीज इसका जनरल टर्म है, रेड ब्लड सेल्स। हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें किसी तरीके का पिगमेंट नहीं होता है। एंड ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये सारे के सारे जनरल चीज़ें हैं। जब आप इस चीज़ को समझिए कि प्लाज्मा को कोविड के ट्रीटमेंट में यूज क्यों किया गया है ना, एंड देन उसके बाद में उसको इस लिस्ट से ही हटा दिया गया। अपना मेन टारगेट इस चीज पर रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड के आपने दो कंपोनेंट्स करे, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट वाला जो रहा हिस्सा उसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में 90 to 92% तक वाटर है, बाकी 8 to 10% में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रहते हैं। अब बात आती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या है, जरा इस चीज को समझिए। तो ये जो प्लाज्मा का 8 से 10% तक का हिस्सा है, इसमें ये समझ लीजिए कि ब्लड में जो कुछ भी है आपका, सब कुछ इसी में है। क्योंकि वाटर तो एक तरीके से सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, घोलने वाला कंपोनेंट। और ये जो 8 to 10% में चीजें आती हैं, इसमें सारी की सारी चीजें आएंगी। अब जरा समझिए इसमें कौन कौन सी चीजें आ गई। देखिए, जैसे इसमें आ गए आपके डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स,
आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, राइट। तो ब्लड शुगर जो है, ब्लड शुगर कहाँ पे मौजूद रहेगा? ब्लड शुगर यहाँ पर मौजूद रहेगा, जिसको ग्लूकोज बोला जाता है। आपने खाना खाया, आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स पड़ गए, वो भी डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स में आए, लिपिड्स, फैटी एसिड्स, ये सारी की सारी चीजें डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स में आ गई। तो जिस तरीके से क्या हुआ कि ब्लड में आपने देखा डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स, खाना खाने के बाद में जो भी कंपोनेंट्स रहे आपका, जैसे कि ग्लूकोज है, आपके अमीनो एसिड का लेवल है, या आपके फैटी एसिड्स का लेवल है, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें इसी में रही। साथ के साथ में एक्सक्रीटरी कंपोनेंट्स जो कि बॉडी से क्या है कि वेस्ट के तौर पर रिमूव आउट होने हैं, वो भी चीजें इसी में आनी है। आपके बॉडी में किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है ना, आपकी बॉडी में क्या हुआ, किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनी, एंटीबॉडीज भी इधर ही बनी। तो मेन टारगेट जो रहा वो हमारा इसी चीज का है, एंटीबॉडीज का, राइट। प्लाज्मा को यूज क्यों किया गया? प्लाज्मा को यूज भी एंटीबॉडीज के लिए ही किया गया। साथ के साथ में जैसे ब्लड में हॉर्मोन्स हैं, किसी तरीके के एंजाइम्स हैं, ब्लड में प्रोटीन्स है, वो कई सारी चीजें इस वाले पार्ट में आएंगी। क्योंकि अब मैं यहाँ पर मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर, तो मैं इसको यहाँ तक ही रखूंगा। एंटीबॉडीज क्या रही है, अब जरा थोड़ा सा इस चीज को समझिए कि एंटीबॉडीज काम किस तरीके से करती हैं। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के बारे में आप एक दो चीजें समझिए कि एंटीबॉडीज किस तरीके से काम करती हैं, एंटीबॉडीज होती क्या है। एंटीबॉडीज जो रही, एंटीबॉडीज दो शब्दों से मिलकर बनी, एंटी और बॉडीज। एंटी माने होता है अगेंस्ट, ठीक है, और बॉडीज माने समझ लीजिए कोई भी कंपोनेंट्स। तो एंटीबॉडीज इस तरीके के, बेसिकली ये अगर मॉलिक्यूलर इनका स्ट्रक्चर या नेचर देखा जाए तो ये प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। एंटीबॉडीज इस तरीके के प्रोटीन रहे जो कि एक पर्टिकुलर एंटीजन या पर्टिकुलर प्रोटीन के अगेंस्ट में क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, उसके अगेंस्ट में बनेंगे एंड उसको पूरे तरीके से खत्म करेंगे। मैं आपको इस तरीके से थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूं कि एंटीबॉडीज क्या रही। आप ऐसा करके समझिए कि अपने पास में एक आर्मी है, राइट, बॉडी के अंदर में, और सबने क्या कर रखा है, रेड कलर का कोट वियर अप कर रखा है। अब मान के चलिए कि अगर उस रेड कलर के कोट में, क्योंकि ये रेड कलर का कोट में क्यों बता रहा हूं, हमारी बॉडी के अंदर में डिफेंस मैकेनिज्म इस तरीके का होता है जो कि मेंटेन किया जाता है डब्ल्यूबीसी से और प्लेटलेट्स के द्वारा। मेनली डब्ल्यूबीसी रहती हैं इसमें, जो कि क्या करेंगी, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी, है ना। तो आपके बॉडी के अंदर में मान के चलते हैं किसी भी तरीके का फॉरेन पार्टिकल आया, ऐसा पार्टिकल आया जो कि आपकी बॉडी में पहले से मौजूद नहीं था, तो आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, इम्यून सिस्टम काम करेगा और उसके अगेंस्ट में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाएगा जो कि उसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से खत्म करेंगे। अब सारी की सारी चीज रही भी इसमें यही प्लाज्मा थेरेपी जो हम दे रहे हैं कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए, उसमें भी यही चीज हो रही है। भाई आप ये देखिए कि कोरोना वायरस किसी भी पर्सन के बॉडी में पहले से नहीं था। एंटीजेंस बॉडी के अंदर में एंटर करते हैं, उन एंटीजेंस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनती हैं और पर्सन का क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। तो आप चीजों को इस तरीके से समझिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि कोरोना वायरस जो है, नोवल कोरोना वायरस, ये सबके लिए नया है ना। स्ट्रेन नया है, वायरस पुराना है, बात ये वाली है। लेकिन हमारी बॉडी को, क्योंकि ये स्ट्रेन बिल्कुल नई तरीके से पता हुआ है, तो क्या है, हमारी बॉडी में अगर इसका इन्फेक्शन हुआ तो वो फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होगा। कि कोविड का जिसको भी इन्फेक्शन हुआ वो फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होगा एंड बॉडी के अंदर जब ये जाएगा तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज नहीं बनी हुई है। किसी भी पर्सन को अगर इसका इन्फेक्शन होता है फर्स्ट टाइम, तो इसकी बॉडी के अंदर में क्या होंगी, एंटीबॉडीज बनेंगी, राइट। जरा समझिए कंसेप्ट को, थोड़ा सा जोड़ के देखिए कि इसके बॉडी में कोरोना के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनी और ये एंटीबॉडीज कहां मौजूद रहेंगी, प्रेजेंट इन प्लाज्मा, राइट। तो ये था एक्चुअल कंसेप्ट कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड पर्सन या कोविड-19 से जो रिकवर कर चुके हैं उन लोगों की बॉडी में से हमको क्या चाहिए था, एंटीबॉडीज चाहिए थी। एंटीबॉडीज कहां पर मौजूद होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं प्लाज्मा में मौजूद, और इसीलिए इस थेरेपी का ही नाम दिया गया कि कॉन्वोलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, हमने एक रिकवर्ड पेशेंट की बॉडी से क्या किया, ब्लड सेल्स को अलग किया एंड उसके सिर्फ प्लाज्मा वाले पार्ट को उस डोनर ने उस डोनर के प्लाज्मा वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में क्या कर देंगे, ट्रांसफ्यूज कराएंगे, जिससे क्या होगा कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज उस पर्सन को मिल सकती हैं, राइट।
पर्सन को क्या मिलेंगी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज मिलेंगी। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझिए कि पहले का जो था कि अब से पिछले हफ्ते ही क्या हुआ कि आईसीएमआर ने नेशनल टास्क फोर्स की टीम बनाई, राइट। क्या हुआ कि आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड के अगेंस्ट में नेशनल टास्क फोर्स की एक टीम बनाई और उस टीम ने ये बताया कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी वाला जो ट्रीटमेंट है ये पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट जो कि पिछले साल तक इतने ज्यादा डिमांड में रहा था, जो कि इस बार भी आप ये समझिए कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग तक हो चुकी है, इतना ज्यादा डिमांड में रहा था। और अब जाकर के आईसीएमआर ने इसको क्या किया, इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया, इसको कोविड 19 की ट्रीटमेंट की लिस्ट से निकाल दिया गया। उनका कहना यह था कि प्लाज्मा थेरेपी ये इफेक्टिव तो है ना, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इसकी जो इफेक्टिवनेस है या जो इसका जो इफेक्ट है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरी चीज कि आप इसमें क्या है, माइल्ड टू मिनिमल सिम्टम्स तक में तो आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन सीवियर अगर किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत है या सीवियर डिजीज से इन्फेक्टेड है तब ये प्लाज्मा थेरेपी पूरी तरीके से काम नहीं करती है। साथ ही साथ में क्या होता है कि पर्सन को एलर्जिक रिएक्शंस, राइट, पर्सन को लंग इन्फेक्शन एटसेट्रा, ऐसी वाली चीजें भी देखने के लिए मिल सकती हैं। तो आईसीएमआर ने अभी पिछले ही हफ्ते इस ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से लिस्ट से बाहर कर दिया। इसी के साथ साथ में कुछ और दो एक चीजें थी ट्रीटमेंट के तौर पर जो कि चल रही थी और जिनकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रखी थी, वो था रेमडेसिविर, राइट। रेमडेसिविर भी पहले बहुत ज़्यादा डिमांड में रहा था कि कोविड 19 के ट्रीटमेंट में रेमडेसिविर के इंजेक्शंस लगेंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आईसीएमआर की ही टीम ने इसको पूरे तरीके से खारिज किया कि रेमडेसिविर भी अब ट्रीटमेंट की लिस्ट में शामिल नहीं है। पहले ये माना गया था कि हाँ जी ये चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी, लेकिन WHO के साइंटिस्ट ने जब क्लिनिकल ट्रायल किया तो क्लिनिकल ट्रायल में ये चीज़ निकल करके आई कि ये इस तरीके की चीज़ें कि प्लाज्मा थेरेपी है या रेमडेसिविर है या इसी के साथ साथ में जो पतंजलि ने जो एक ड्रग बनाया था कोरोनिल, पूरी की पूरी कोरोनिल की किट भी अवेलेबल रहती है कोरोना ट्रीटमेंट के लिए, सारी की सारी चीज़ें क्या रहीं, इनइफेक्टिव साबित हुई और इनको कोविड 19 की ट्रीटमेंट लिस्ट में से निकाल दिया गया। होप सो आपको सेशन समझ में आया होगा, आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी, आपको जो मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो इंफॉर्मेशन आप तक सही तरीके से पहुंच पाई होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।